नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में का स्वागत है और सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। 5 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जैसे हमेशा की तरह 1 सेकंड वीडियो को पॉज करके एक बार आंखें बंद करके ये बोलिए कि हाँ, आप पीसीएस बन सकते हो। किसी के लिए नहीं, अपने लिए ये बहुत जरूरी है। दुनिया तो कुछ बोलेगी, आप अपने आप को वो बोलो जो आप बनना चाहते हो, और यकीन मानिएगा ये काम करता है, बहुत काम करता है। करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। 4-5 चीजें हैं थोड़ा सा अंदर, ठीक है। कुछ फैक्चुअल है, थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड कम है, प्री ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा ये, ठीक है। शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि एक ऑनलाइन कोर्स जो हम करंट अफेयर्स को टारगेट करते हुए दे रहे हैं वो आप ले सकते हो, जो कि मात्र फीस 999 रुपए है, और इसके लिए 9919521555 पे कॉल करके आप करंट अफेयर्स संबंधित चीजें ले सकते हो। करंट अफेयर्स इज वेरी क्रूशियल। 40 से 45 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स को, इसको अगर गलत किया, इस पे फोकस नहीं किया, पीसीएस प्री आप नहीं निकाल पाओगे। चाहे कितनी भी अच्छी हिस्ट्री हो, चाहे कितनी भी अच्छी पॉलिटी हो, कुछ हो जाए, अगर ये करंट अफेयर्स में वीक रह गए तो दिक्कत जाएगा। 40-45 में से कम 30+ क्वेश्चन राइट करना, ये टारगेट आपका होना चाहिए। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अभी से ही करंट अफेयर्स पे फोकस करें। ये नहीं कि आखिरी में जाकर 10-15 दिन 20 दिन पहले आप करंट अफेयर्स कर रहे हो ना, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। अभी से करें। और अगर आप मानो ना 30 क्वेश्चन निकाल दिए तो बचा क्या, 1/3 क्वेश्चन तो आप राइट कर ही लिए हैं, तो थोड़ा बहुत आप बाकी जीएस से कर ही ले जाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सॉरी, वीडियो को लाइक करते हैं गलती हो गई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कर्नाटक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैसला दिया है। कर्नाटक सरकार ने वो बोला है कि 10 मिनट का डेली मेडिटेशन कंपलसरी कर दिया गया भैया, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए। मतलब स्कूल्स वगैरह में जो है मेडिटेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है सबके लिए। अब मेडिटेशन रियली वर्क्स, मैंने किया है, बहुत अच्छा है, आप भी करो थोड़ा सा। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 1 मिनट अपने लिए सोचो, तो वो टाइप ऑफ मेडिटेशन है। और मैं इस बात बहुत बिलीव करता हूं कि फोकस अपने आप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई से पहले कोशिश कीजिए कि जब पढ़ने बैठो तो 5 मिनट में ज्यादा बोलिए, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके 10-15 बार गहरी गहरी सांसें लीजिए, वो मेडिटेशन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो आप पढ़ रहे हो ना, वो अच्छी तरीके से कलेक्ट कर पा रहे हो, अच्छे तरीके से अरेंज कर पा रहे हो, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार को समझ में आ गया और कर्नाटक सरकार ने 10 मिनट का डेली मेडिटेशन जो है वो कर दिया। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सरकार ने क्या किया, तो यहां से आ जाएगा। कर्नाटक के ऊपर कई सवाल बन जाते हैं। इनफैक्ट मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर आ जाता है। एक अगर मैं थोड़ा सा इसको दूर से ले जाके एक कनेक्ट करने की कोशिश करूं मैं, तो ना एक पतंजलि जो है, अभी इसमें पढ़ेंगे पतंजलि के बारे में, ठीक है। पतंजलि है या योग के ऊपर, योगा के ऊपर अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी हैं, योग संहिता लिखी है, ठीक है। अलग अलग योगाचार्य हुए हैं, तो इसको हिस्ट्री से पढ़ेंगे जब, तो यहां से कनेक्ट कर सकते हो आप योगा से, ठीक है। हाल फिलहाल में बाबा रामदेव एक ब्रांड एम्बेसडर बन के योगा के आए हैं, लेकिन योगा के कई और भी वर्जन्स होते हैं। पावर योगा अपने आप में एक अलग एक चीज है जो अलग अलग है। तो अभी 2-4 साल पहले अयंगर जी एक्सपायर हुए थे 90+ एज में, तो वो पावर योगा के बहुत बड़े मतलब उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है, एमपी सरकार ने लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम जो है लॉन्च की है, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है गर्ल्स को, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक लाडली योजना 2.0 जो है वो शिवराज सिंह जी ने स्टार्ट की है। और इसका बेसिकली मकसद है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये, ठीक है, पैसे के रूप में है कि हर महीने को कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। लाडली 1.0 सफल हो गया था, लाडली 2.0 है ये। तो आपसे पूछेंगे कि लाडली स्कीम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ना सिर्फ यूपी की आपको स्कीम्स पढ़नी है, बल्कि कुछ स्कीम्स आपको कुछ नेबरिंग, खासकर नेबरिंग स्टेट्स की तो पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम्स में आ जाता है ये, ठीक है। अच्छी इनिशिएटिव है। लड़कियों को बढ़ाने के लिए कुछ भी किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन आर्मी रजिस्टर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। अब यार ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैंने पढ़ा चुका हूं पहले भी करंट अफेयर्स में, आईपीआर क्या होता है। और मैंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रोडक्ट होती है। जैसे मान लो पेन है, ये पेन इज प्रोडक्ट, तो ये पेन को तो आप इसमें दिख रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग से चलती हैं। इंटेलेक्चुअल में से दिमागी, बौद्धिकता कहते हैं हिंदी में, सॉरी बौद्धिकता कहते हैं। जैसे गाना हो गया, जैसे पेंटिंग हो गई,
ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं ये, कि हमने इसको छू सकते नहीं है, लेकिन अगर मैंने कोई कविता लिखी है तो वो मेरी रचना हुई है, तो उसे कोई कॉपी तो नहीं कर सकता इसको। तो इन सब चीजों को बताने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसको कहते हैं आईपीआर, और इस पे बहुत ज्यादा चोरी होती है। अब यहीं से आता है आईपीआर, आता है ट्रेडमार्क आता है। अब देखिए पढ़िएगा, ठीक है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सब एग्जाम्स में आए, यूपीएससी में आए हुए हैं। आईपीआर तो मेंस में आपके है, मेंस में है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या कब होता है, कॉपीराइट क्या होता है, आईपीआर क्या होता है। आईपीआर की लिस्टिंग आती है, यूएस सरकार हर साल निकालती है, जिसमें से इंडिया है वो टॉप 40 में से अमूमन हर साल 37वें 38वें नंबर पर होती है, मतलब हर साल आती है कि इनकी परफॉर्मेंस आईपीआर में बहुत खराब होती है। अब आईपीआर में परफॉर्मेंस खराब होने का मतलब है कि जो लेट्स सपोज यूएसए से सॉफ्टवेयर बन के आ रहा है, लेट्स सपोज विंडोज बन के आ रहा है, आपने बिना पेमेंट किए फर्जी वाला विंडोज लगा लिया, ठीक है। तो सरकारें क्या करती हैं, जो गरीब कंट्रीज होती हैं वो अलाउ करती हैं कि आप इस तरह का आईपीआर का उल्लंघन करो, आप फर्जी वाले क्योंकि अगर मान लो महंगा सॉफ्टवेयर हम ले रहे हैं तो हमारी कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। संभव है कि बहुत सारे कंपनीज या लोग जो हैं महंगा होने के कारण ना बना पाए और ना खरीद पाए, तो ओवरऑल इकोनॉमिक को दिक्कत आती है। तो गरीब कंट्रीज आईपीआर को उल्लंघन करती है, अमीर कंट्री इस बात को फोर्स करती है कि हाँ भाई अगर हम जेन्युइन चीज लेंगे तो उसका फायदे लॉन्ग टर्म में होता है, जो कि सच भी है। तो अमेरिका सरकार जो है आईपीआर को लेकर बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि अमूमन बाकी प्रोडक्ट्स बाई कंट्रीज यहीं से कॉपी भी करती हैं। चाइना देखो बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग, कोई प्रोडक्ट आया उसको खोल खाल के अपनी तरह से बना लिया। तो आईपीआर के लिए एक ना नई इंडियन आर्मी ने किया है कि जो नया डिजाइन आया है यूनिफॉर्म का, ठीक है, जो कमी फ्लैग पैटर्न यूनिफॉर्म है, उसको आईपीआर के लिए उन्होंने कंप्लेन किया, वो क्या एप्लीकेट किया। तो ये देखिए कमी फ्लैग का मतलब है कि ये बैकग्राउंड में छुप जा रहा है। आप देखो कि फोटो देख रहे हैं, तो ये ड्रेस को आप इस तरह से डिजाइन है, इस तरह कलर यूज किया गया है कि बैकग्राउंड में छुप जा रहा है। युद्ध की स्थिति में लोगों दुश्मन की नजर ना आए तो इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो इसको आईपीआर के लिए कोई और इसको ना चुरा पाए, इस पैटर्न को, इस यूनिफॉर्म को, ठीक है। चलिए, द यूनियन अप्रूव्ड एमओयू, भारत सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है, किसके साथ, इंडिया और डेनमार्क के साथ। किसके साथ, डेनमार्क। अब डेनमार्क कहां है, डेनमार्क कहां है, और डेनमार्क अगर सोल्यूशन है, मतलब आंसर है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैं उल्टा लगाता हूं। चलो मैं ऐसे खेल खेला करेंगे कि मैं आपको आंसर बताऊंगा, आपको उस आंसर में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने अगर आपसे बोला कि डेनमार्क आंसर है, तो सवाल ये हो सकता है कि ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है। आप बोलोगे ग्रीनलैंड क्या चीज है, तो आप बताओ कि ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका है, वो है डेनमार्क का। लेकिन ग्रीनलैंड है क्या, कहां है, ये आपको बताना है। तो डेनमार्क, फिर डेनमार्क अगर आंसर है तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई जो आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, स्कैंडिनेवियन, वो कंट्री में क्या ये आता है कि नहीं आता है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, वो आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए। चलिए, इन्होंने क्या किया, फिलहाल देखिए डेनमार्क और इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कि हम लोग कोऑपरेशन करेंगे किस फील्ड में, वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर। वाटर के ऊपर कल बता चुका हूं, बहुत बड़ा वीडियो बनाया था मैंने। वाटर रिसोर्सेस और डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग मिलकर काम करेंगे, ये इंडिया और डेनमार्क ने कहा। डेनमार्क में एक बार क्या हुआ, डेनमार्क की सड़कों पर एक रिपोर्टर ने ये लोगों से पूछा कि भाई आपको पता है ब्राइब का मतलब क्या होता है, ब्राइब का मतलब रिश्वत, आपको पता है ब्राइब का मतलब क्या होता है। अब यकीन नहीं करोगे, ये वो कंट्री है डेनमार्क जिसके लोगों को ये नहीं पता कि ब्राइब का मतलब रिश्वत होता है। उनको पता ही नहीं कि ब्राइब जैसी कोई चीज भी होती है। आप फर्क देखिए हिंदुस्तान या गरीब कंट्रीज में और डेनमार्क जैसी कंट्रीज के अंदर, कि लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं फाइन, कि फाइन लगाना, फाइन लगाना इस अलग बात होती है, ब्राइब देना है वो रिश्वत है। तो इसीलिए जब भी इस तरह की इंडेक्स बनते हैं या ईमानदारी वाले इंडेक्स, वहां पर डेनमार्क हो गया या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसको मैंने कहा कि आप बताओगे, वो सब कंट्री टॉप करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, बड़ा मजेदार देश है यार ये। चलिए, एक और है मानगढ़ धाम में राजस्थान जो है, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो सिंपल सा हमारे मानगढ़ धाम जो है उस पर मोदी जी ने आके उसको नेशनल मॉन्यूमेंट को रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, मानगढ़ धाम है, ठीक है। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है।
इंडियन आर्मी कोलैबोरेट्स विद टाटा पावर टू सेट अप 17 EU चार्जिंग स्टेशंस एट दिल्ली कंटोनमेंट। अब देखिए क्या है, दो तीन चीजें हैं। इंडियन आर्मी के दो सवाल आ गए। इंडियन आर्मी ने टाटा पावर के साथ मिलकर कुछ 17 चार्जिंग स्टेशन जो है लगाने की बात की है। कहां पर? दिल्ली कंटोनमेंट के अंदर चार्जिंग स्टेशन, मतलब कि इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। कितने? 17 कंटोनमेंट के अंदर। ये देखिए ये चार्जिंग स्टेशन हैं, ये टाटा के साथ कोलैब किया हुआ है, उन्होंने टाटा पावर के साथ कोलैब किया हुआ है कि यहाँ पे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये इनिशिएटिव जो है, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो अब नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो हिंदुस्तान का है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इसके अंतर्गत और साथ में इंडियन आर्मी का जो गो ग्रीन इनिशिएटिव है, गो ग्रीन इनिशिएटिव है, जब थोड़ा हरा हरा दिखाई नहीं दे रहा आपको, सब कुछ हरा दिखाई दे रहा होगा। तो गो ग्रीन, अगर पूछ ले कि गो ग्रीन इनिशिएटिव किसका है, तो वो इंडियन आर्मी का है। और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है, जो कि 2020 में बनाया गया था। इनफैक्ट ये 2013 में ही लॉन्च हो गया था। ठीक है, टारगेट रखा गया था, इसका अलग टारगेट रखा गया था, जिसमें 2030 तक लगभग 30% गाड़ियां जो हैं वो ईवी गाड़ी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। ये किसने बोला था? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसने टारगेट रखा था। ठीक है, तो ये इसके तहत काम किया जा रहा है, जिसमें कि लगातार लॉन्च हुआ 9 जून 2013 में लॉन्च हुआ। गोल्स टू प्रोड्यूस 6 to 7 मिलियन यूनिट्स ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये रिवाइज कर दिया है, अलग बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ईवी गाड़ीज को सड़क उतारना है। और ईवी गाड़ी के फायदे क्या? अब देखिए, अब ईवी गाड़ी के फायदे क्या हो, नुकसान क्या है, ये आपको बताना है। चैलेंजेस क्या है, ये भी आपको बताएंगे चैलेंजेस क्या है। बैटरी, अगर मैं बोलूं बैटरी, अभी क्या हुआ, ओला स्कूटर आया। अब पता लगा कि ओला स्कूटर ने लॉन्च तो करते हैं, बड़ा बढ़िया उन्होंने डिजाइन लगा के ओला स्कूटर लॉन्च किया, लेकिन वो चार्जिंग, वो बैटरी फटना शुरू हो गए, अब उस पर काम नहीं हो रहा बैटरी के ऊपर। तो अभी क्या है, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनकी जो बैटरी अल्टीमेटली बैटरी पे ही काम करते हैं। अब बैटरी अगर परफॉर्मिंग नहीं है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है, और इस तरह के केसेस हो रहे हैं कि ब्लास्ट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तब अपने आप में चैलेंज होता है। जैसे मेरा बड़ा मन था कि मैं ओला स्कूटर खरीदूं, लेकिन थोड़ा मैं लेट हो गया, और मेरे ब्रदर ने कहा कि अभी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाने दो, उसके बाद 6 महीने बाद देखेंगे, जो भी कमियां होंगी वो देख लेंगे। और इसकी बात सही निकली कि 6 महीने के बाद पता लगा कि ओला स्कूटर की इतनी ज्यादा कमियां निकल के आई कि मेरा जो एक एंथुसियाज्म था वो ठंडा हो गया। ठीक है, क्योंकि ओला स्कूटर में अगर बैटरी फट रही है तो कभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसके अंदर। तो ये चैलेंजेस हैं। और एक चैलेंज, बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है, जो देखिए अगले 4-5 साल 10 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं बहुत ज्यादा आने वाले हैं। अब यहां पर क्या होगा, जो ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, टोयोटा या हुंडई या टाटा या मारुति, इनको बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना आसान है। क्या करेंगे भाई, किसी ने कंपनी ने मान लो बैटरी बनाई, बैटरी ऑर्डर किया, डिजाइन तैयार किया, गाड़ी को लॉन्च कर दिया, कुछ नहीं होता, बैटरी भी चलती है, खाली डिजाइन बाहर थे। तो मतलब कि कोई भी न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है और अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, जो आपका, तो उनका इंजन, वो इंजन भी चलती हैं। अब मारुति का इंजन बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, इसलिए उनकी वैल्यू, और ये काम करने में बहुत साल की उनकी लेगेसी होती है, बहुत साल काम किया होगा तब जाके वो मुकाम पहुंचे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ईवी गाड़ीज आगे बढ़ेंगी, पॉपुलर होंगी, और आप देखोगे कि जो पुरानी ट्रेडिशनल गाड़ियां हैं, इनको बहुत चैलेंज होने वाला है, और ऑटो सेक्टर अपने आप में बहुत उसको एक चैलेंज मिलने वाला है। और कैसे सर्वाइव करेगा आई डोंट नो, बट यस, अगले 5 साल के 10 साल के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं ऑटो कंपनीज बंद भी हो जाएं। ठीक है, वो तो देखने वाला होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, जो स्टेट्स और यूटी के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह ने स्टार्ट किया इसको, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI फॉर स्टेट्स यूटी, उधर बेसिकली एक स्पेशल इंडेक्स बनाया है, जिसके अंदर एविडेंस बेस्ड यानी डेटा बेस्ड, एविडेंस मतलब डेटा बेस्ड एक एनालिसिस किया जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है थ्रू आउट स्टेट्स और यूटी के अंदर, स्कूल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए डेटा के हिसाब से कुछ सिस्टम बनाया होगा कि डेटा के हिसाब से हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि हाँ भाई 10 में से
8 नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए, 6 नंबर आ गए, इस तरह से करेंगे। और ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को बनाया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी DOSE&L ने मिलकर काम किया है। तो इसमें एक चीज और भी है जानने के लिए कि जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसके अंदर गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश को लेवल 2 में डाल दिया गया है। अब ये अपने आप में क्वेश्चन है कि गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश को लेवल 2 के अंदर उसका अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे जो रिपोर्ट आई है इसमें थोड़ा सा पढ़ने वाली बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये सब तो काम किया उन्होंने, जो भी हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स देख रहे थे। एक ना मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISE प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये है 2021 की, जिसमें स्कूल एजुकेशन के बाद कुछ बातें बोली गई हैं और जो कि मुझे लगता है एग्जाम में 100% आने वाला है। ये सवाल 100% आने वाला है। क्या? क्योंकि देखो जिस तरह की रिपोर्ट, एजुकेशन की रिपोर्ट हो गई, जॉब की रिपोर्ट हो गई, इस रिपोर्ट पे 100%, हेल्थ की रिपोर्ट हो गई, सवाल बन जाते हैं। क्या बोला इसने? देखिए 4 बातें बोली हैं इसने। पहली बात तो ये बोली है कि भैया जो ना ये प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहां पर एनरोलमेंट बढ़ा है, वहां पर एनरोलमेंट बढ़ा है। इंपॉर्टेंट, वहां पर बढ़ा है। ठीक है, जैसे कि हायर सेकेंडरीज में एनरोलमेंट 53.8% बढ़ा है, पिछले साल ये 57.6% था। तो लगभग 21 22 ना, उल्टा हो गया। अच्छा, ये उल्टा हो गया, यहां पे ठीक है, गलत लिख दिया गया। पिछले साल ये था 53.8% था और ये इस साल जो है 57. ये थोड़ा सा यहाँ पे डेट ईयर का है। पिछले साल जो था 53% था 20-21 के अंदर, और ये 21-22 के अंदर जो है 21-22 के अंदर जो है ये आया है 57.6। ठीक है, तो यहां पर 20-21 होगा, 20-21 होगा। ठीक है, तो एनरोलमेंट बढ़ा है। अब एनरोल को अगर हम सेक्शन में डिवाइड कर दें तो क्या रहेगा? तो देखिए SC, ST, OBC ज्यादातर ये रहता है। तो SCs का एनरोलमेंट बढ़ा है कितना? पहले लगभग 4.82 करोड़ था और जो पहले था 4.78 करोड़। तो SCs का ओवरऑल 47, सॉरी मुंह से बार बार वही निकल रहा है, 4.78 करोड़ पिछले साल था, जो बढ़कर 4.82 करोड़ हो गया। ठीक है, अच्छा उसी तरह से STs का एनरोलमेंट जो है वो पिछले साल 2.51 करोड़ था। ठीक है, बढ़ के 2.49 हुआ है ये। और OBC का एनरोलमेंट जो है वो पिछले साल 11.35 था, जो बढ़कर 11.48 करोड़ हो गया। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक्स हुई है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, लेकिन समझ लीजिए पिछले साल और इस साल की रिपोर्ट, 2 अलग अलग साल की रिपोर्ट आई है। ये टाइपो एरर हो चुकी है, मुझसे ही हुई है, किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन हाँ समझ लीजिएगा, ये डेटा को समझिएगा कि पिछले साल और इस साल का रिपोर्ट है, तो बस समझ लीजिएगा जो कम वाला होगा वो पिछले साल का है, ज्यादा वाला इस साल का होगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए 57.6% और 53.8% है, ध्यान दीजिएगा। तो 53.8% पिछले साल का था, 57%, क्योंकि अमूमन जब हम सरकारें रिपोर्ट तय करती हैं तो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिखाती है कि हाँ भाई अच्छा हुआ है। कहते ना वो डेविल्स लाइज इन डिटेल, जब डिटेल में जाएंगे जो अलग अलग NGOs हैं तब बता पाएंगे कि कितना ये बातें सही है। लेकिन फिलहाल एग्जाम के लिए हमें जो रटना है वो तो रट लेंगे। ठीक है, चलिए एक और है भाई, एक डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? पतंजलि आयुर्वेदा के साथ। पतंजलि आयुर्वेदा के साथ जो है वो क्या, जिसमें कि जो पतंजलि वाले हैं वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। कौन से प्रोडक्ट की? जो कि औरतें बना रही हैं, उनके SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। ऐसे प्रोडक्टों को पतंजलि वाले अपने मार्केट के तहत मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह, जिसमें 5-6 औरतें 7 औरतें मिलकर काम करती हैं और प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ठीक है, और ये चीज आप ध्यान रखिए कि 1970s लेट 70s से बांग्लादेश से शुरू हुआ था। मोहम्मद यूनुस साहब ने इस पे काम किया, जिसको माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं। और वहां पर उन्होंने ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया, जिसमें लोगों को माइक्रो फाइनेंस दिया, लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पैसा करके दिया, जिसमें से उन्होंने अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई और अपने लाइफ को अपलिफ्टमेंट किया। बाद में
बहुत सारे देशों ने इस कॉन्सेप्ट को बड़ा वो किया। इंडिया ने भी इसको जो दिया वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से इसको बढ़ाया देते हैं। आप ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो 50% बांग्लादेश की जो गरीबी है, जितनी भी गरीबी गई है, उस गरीबी में 50% गरीबी जो गई है वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गई है, जो कि एक सक्सेस स्टोरी है। इसलिए 2006 में मोहम्मद यूनिस साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, चलिए आखिरी में है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या किया, एक निवेशक दीदी नाम का कॉन्सेप्ट चलाया, इनिशिएटिव लिया। निवेशक दीदी किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने निवेशक दीदी का एक इनिशिएटिव लिया जो प्रमोट करता फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि लोगों को समझाया जाए कि देखो पैसा वैसा बचाओ उसके अंदर। ठीक है, फॉर द जो कि क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। और ये जो हुआ है ये पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि नाव के माध्यम से जो है श्रीनगर के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए इसको फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है। ये फर्स्ट फ्लोटिंग लिटरेसी कैंप, और इसका किसने किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट होता है उसने मिलकर निवेशक दीदी नाम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जिसमें वो नाव पर बैठकर श्रीनगर के अंदर घर घर जाकर औरतों को समझा रहे हैं, और समझाने वाली भी औरतें, समझने वाली भी औरतें, और किस तरह से फाइनेंशियली वो लिटरेसी उनको मिल सकती है, ये दिया रहा है। तो सब मिला के दोस्तों ये समझिए कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। बाकी दोस्तों खत्म करने से पहले ये जो ऑनलाइन कोर्स हम करंट अफेयर्स का दे रहे हैं वो आप चाहे तो ले सकते हैं, और काफी क्वेश्चन करंट, मैं फिर भी कह रहा हूँ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से पढ़ाई कीजिए करंट अफेयर्स को। 40-45 क्वेश्चन आते हैं, किसी भी हालत में 30 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद